इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। उसमें क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। आपको सारा सिचुएशन देखना है, ठीक है, और बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो एग्जांपल बताओ। एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप समझो कि एक्सेलरेशन बोल रहा है कांस्टेंट, ठीक है, बट विथ जीरो वेलोसिटी। तो ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा आपने ऐसा एक्शन देखा है कि इसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी जीरो होगा। एक्सेलरेशन होना चाहिए बट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, ऐसा कोई केस हम लोगों को देखना है। और वो केस है हम लोगों का व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप, ठीक है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो एक हाइट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका मैंने, वो एक हाइट पे जाके रुक गया। अब उस समय तो हम कह सकते हैं कि एट द मोमेंट वो वेलोसिटी उसका जीरो है, लेकिन ग्रेविटी के कारण उस पर एक कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन, एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट किसी भी जगह हो, कहीं पर भी हो, रुका हो चाहे चल रहा हो, उस पर वो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली काम करते रहता है, ठीक है। तो इस केस से हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप। जब बॉल को ऊपर फेंका गया उस समय मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, नो प्रॉब्लम, इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस समय उसका एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर में है, यहाँ रुका हुआ है, दैट इज v इक्वल्स टू जीरो। नाउ देर इज एक्सेलरेशन विच इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन इट, continuously acting on it, like a equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बात तो चल रही है, समझ में आ रहा है ना कि v जीरो है, यहाँ ये रुका हुआ है और एक्सेलरेशन फिर भी लग रहा, तो ये पॉसिबल तो है। पहला केस तो सॉल्व हो गया। दूसरा केस का बात करें तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। अब देखो, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस देन देयर इज एक्सेलरेशन, बट यहाँ बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब इसका चेंज इन स्पीड तो हो ही नहीं रहा, ओके। तो अब समझो बात को, एक्सेलरेशन रिलेटेड है वेलोसिटी से। किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से। तो अगर अब वेलोसिटी चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है स्पीड चेंज करो, दूसरा रास्ता है डायरेक्शन चेंज करो। दोनों में से अगर मैं स्पीड कांस्टेंट कर दूं, ओके, तो डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदलेंगे तो क्या वेलोसिटी बदलेगा? यस, वेलोसिटी बदलेगा। आपने स्पीड कांस्टेंट रखा बट डायरेक्शन बदल रहे हो तो इस वेलोसिटी बदलेगा। अगर वेलोसिटी बदलेगा देन देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। और ये कौन सा केस है? देखो, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, इट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। इसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मींस देयर इज एक्सेलरेशन बट इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। स्पीड यूनिफॉर्म है बट देयर इज सम एक्सेलरेशन। नॉट इक्वल टू जीरो हम लोग कर देते हैं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर है, बजाते कि आपका यूनिफॉर्म स्पीड है फिर भी, ठीक है। स्पीड यूनिफॉर्म होने के बाद भी आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ये किस केस में पॉसिबल है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पार्ट। अब देखो, इसी में दूसरा पार्ट अगर आप देख सकते हो, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो, ये जो मैंने बताया था ना, ये पार्ट 3 का ही था, पार्ट सी का, लेकिन आप यहाँ इसे ये इस जगह से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक डायरेक्शन है, ओके, and with an acceleration in the perpendicular direction, then it will have an acceleration perpendicular to the velocity। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ काम करता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है, ठीक है। आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पार्ट में मूव करता है
तो उसके पास एक डायरेक्शन होता है एंड देयर इज ए एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाता है पॉसिबल। तो इसी में आप सी का भी आंसर डाल सकते हो, यानी तीनों ही केस पॉसिबल है। ठीक है, और तीनों का आपका पॉसिबल केस के लिए आपका सारा एग्जांपल दिया हुआ है। तो लास्ट का जो बी और सी है उसके लिए आप दोनों ये पार्ट इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बी और सी के लिए सेम आंसर हो जाता है। समझ में आ गई बात ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9।